दोस्तों फिर से नए वीडियो में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो साथियों आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। साथियों पहला सवाल क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तब कॉस थीटा का मान होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए π/2 होगा, ऑप्शन बी π/3 होगा, ऑप्शन सी π/4 होगा, ऑप्शन डी π/6 होगा। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया है 2। हमें यहाँ पर थीटा का मान पता करना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है सेक थीटा बराबर 2। चलिए दोनों को उल्टा कर देते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, और इसका उल्टा 2 का उल्टा 1/2। अब 1/सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ये कॉस में कितने का मान है दोस्तों, ये कॉस 60 अंश का मान होता है। अब यहाँ पर तुलना करेंगे, कॉस के बराबर है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, डिग्री को अंश को डिग्री को पाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। ऊपर लिखेंगे पाई और नीचे 180। यहाँ पर काट देंगे इसे 0 से 0 और 6 के 6 और 6 18। तो ऊपर क्या हो जाएगा पाई और नीचे कितना हो जाएगा 3। तो π/3। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी π/3 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों। सवाल दूसरा क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की तो संख्याएं लिख लेते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पर लिख दी हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है समांतर माध्य। तो दोस्तों समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है, चलिए जो भी पद दिए गए इनका योग कर लेते हैं। योग का मतलब जोड़, प्लस करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और बटे में टोटल कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 9 तक, टोटल 9 संख्याएं हैं, बटे में 9। सभी को जोड़ेंगे यहाँ पर क्या आएगा, तो कितना आएगा 45 और नीचे कितना 9, नीचे 9 है, काट देंगे 9 के 9 × 5 = 45। तो आंसर यहाँ पर क्या आया 5। तो ऑप्शन दोस्तों बी जो ये करेक्ट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर हमसे HCF पूछा जा रहा है, यानी मासा पूछा जा रहा है। दोस्तों मासा कैसे निकालते हैं, हमें ऐसी एक कोई संख्या लेना है जिससे कि ये दोनों संख्याएं कट जाए। एक ऐसी संख्या लेना है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाए। 5 से काटते हैं तो 5 × 5 3 बचा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, और 5 × 7 = 35, 2 बचा, यहाँ हो जाएगा 20। तो 5 × 4 = 20। उसके बाद यहाँ पर काटेंगे 22 है तो 5 × 4 = 20, 2 बचा 25, बचा हम 25। चलिए अब यहाँ पर ऐसी हमें संख्या लेना है, ऐसी संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे जिससे कि ये दोनों कट जाएं। तो यहाँ पर ये 5 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से कट जाएगा, लेकिन ये संख्या जो है 174 ये सम संख्या है, तो ये 5 से इसे हम नहीं काट सकते। चलिए इसे 3 से यहाँ पर देखते हैं। तो 17 यहाँ पर 3 × 5 = 15, यहाँ पर 2 बचा, 3 × 8 = 24। उसके बाद यहाँ से काटेंगे 3 × 1 = 3, 1 बचेगा 15, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर दोस्तों 58 जो है सम संख्या है और 15 विषम संख्या है। हमें ऐसी कोई एक संख्या लेना है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाए। तो दोस्तों यदि हम 3 से काटते हैं, 3 × 1 = 3, 2 बचेगा 28, और 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में 28 आता नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों को काट दे। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 और यहाँ पर 5 × 15। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 4 यहाँ पर हल करते हैं। तो साथियों सवाल क्या है, बिंदुओं A जिसके निर्देशांक दिए गए हैं -7, 6 तथा B जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 9, -10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है बिंदुओं A और B। तो यहाँ पर एक कोई रेखाखंड है A और B, ये कोई रेखाखंड है। तो यहाँ पर बिंदु A और यहाँ पर बिंदु B।
तो बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं -7, 6 और बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं 9, -10 और यहाँ पर लिखा हुआ है इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर ये रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर मान लेते कोई मध्य बिंदु यहाँ पर P स्थित है, तो इसके निर्देशांक x, y मान लेते हैं। तो हमें x और y का मान बताना है, x के निर्देशांक क्या होंगे और y के निर्देशांक क्या होंगे। मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x के लिए होता है x1 प्लस x2 और बटे में 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटे 2। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं x बराबर x1, ये दोस्तों x1 है, x1 का मान कितना -7 प्लस लगाएंगे x2, ये x2 है 9 और बटे में 2। यहाँ पर रखेंगे y बराबर y1, ये y1 है 6 प्लस लगाएंगे y2 कितना है -10, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -10 बटे 2। तो 9 में घटा देंगे 7, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 को 2 से काटेंगे कितना आएगा 1 और यहाँ पर 6 है, प्लस का माइनस का है 10, माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 6 में घटाएंगे -10 तो बचेगा -4 और 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4, तो y का मान कितना आएगा -2। तो यहाँ पर दोस्तों x और y के यहाँ पर मान क्या हो जाएंगे, x का मान यहाँ पर हो जाएगा 1 और y का मान -2। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक 1, -2। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1, -2। अब चलिए दोस्तों सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान होगा। तो यहाँ पर इसे हल करते हैं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है sin a बराबर 3/4। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात cos a का हमें मान बताना है, तो cos a का मान यहाँ पर हमें बताना है। तो दोस्तों cos a बराबर क्या होता है, फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे। cos a बराबर क्या होता है, √ में 1 - sin स्क्वायर a। चलिए यहाँ मान रख देते हैं, 1 लिखेंगे माइनस लगाएंगे, sin स्क्वायर a, sin का मान लिख के स्क्वायर लगा देंगे। तो sin का मान कितना है 3/4, यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 1 - 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मान लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 16 × 16 माइनस 1 का पहाड़ा 9 बार 9 और नीचे कितना हो जाएगा 16 × 16। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले रूट लगाएंगे, यहाँ पर 16 में घटा देंगे 9, 7 बचेगा और नीचे 16। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, दोस्तों बचा है रूट के अंदर 7/16। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, यानी किसी संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर 16 है जो ये 4 का वर्ग है और यहाँ पर 7 जो है ये किसी का वर्ग नहीं, तो इसके ऊपर से √ नहीं हटेगा और यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्या है 16, तो इससे कितना बाहर निकलेगा 4, तो √ 7/4 ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ये बी करेक्ट हो जाएगा, √ 7/4। चलिए अब सवाल नंबर 6 यहाँ पर हल करते हैं। तो साथियों सवाल नंबर 6 बहुत ही आसान है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 2, 8, 5 और 10। यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याओं 2, 8, 10, 5, 8, 2 और 8 का बहुलक होगा। ये हमें संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर हमें बहुलक बताना है, बहुलक कितना होगा। तो साथियों यहाँ पर हमें बहुलक बताना है, बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं सबसे
ज़्यादा बार कौन सी संख्या यहाँ पर रिपीट हुई है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पर 2 है, जो एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर 2 बार आया है। 8 यहाँ पर 1 2 3, 8 यहाँ पर 3 बार आया है। 8 की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है। 10 एक बार है और 5 एक बार है। तो यहाँ पर बारंबारता सबसे अधिक किसकी है? 8 की। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों प्रायिकता से सवाल है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा और बहुत ही आसान सवाल है। यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाए तो दोनों के योगफल 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साथियों, पासे में कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर अलग अलग संख्या होती है। किसी पृष्ठ पर 1 2 3 4 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं। चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तो मान लेते हैं पहला पासा फेंका जाता है तो उसमें अंक जो है 1 आता है, और दूसरा पासा फेंकते हैं तो उसमें भी अंक 1 ही आता है। चलिए यहाँ पर अब पूरी संभावना यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहले में 1 आता है पहले पासे में और दूसरे में 2 आ जाता है। फिर मान लेते हैं पहले में 1 आता है, दूसरे में 3 आता है। फिर मान लेते हैं पहले में 1 आता है और दूसरे में 4 आता है। उसके बाद पहले में 1 और 5, पहले में 1 दूसरे में 6। उसके बाद यानी यहाँ पर कुल संभावनाएं हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं इसे। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहले पासे को जब हमने फेंका तो अंक 1 आया और दूसरे को फेंका तो अंक 1 आया। उसके बाद पहले पासे में 1 आया और दूसरे में 2 आया। फिर उसके बाद 1 आया और 3 आया। फिर उसके बाद 1 आया और 4 आया, 1 आया, 5 आया, 1 आया, 6 आया। उसके बाद पहले पासे में 2 आया, दूसरे में 1 आया, पहले में 2 आया, दूसरे में 2 आया। इसी प्रकार से यहाँ पर हम पूरा लिख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास इतनी संभावनाएं यहाँ पर हो जाएंगी। कुल संभावनाएं हमारे पास कितनी हो जाएंगी यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कुल संभावनाएं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो कुल संभावनाएं हमारे पास 36। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया गया है कि दोनों के योगफल 9 आने की, यानी दोनों पासों में योगफल 9 आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर 9 कहाँ पर आ रहा है ये हमें देखना है। तो 6 और 3 इन दोनों का योगफल 9 होगा। तो एक तो यहाँ पर है, एक संभावना ये है। और कहाँ पर 9 होगा? 5 4 9 ये 9 होगा, तो एक संभावना ये। उसके बाद यहाँ पर 5 4 9 यहाँ पर भी 9 होगा, 5 4 9। और उसके बाद कहाँ पर होगा? उसके बाद एक यहाँ पर 3 और 6। तो यहाँ पर 3 और 6 का योगफल कितना होगा? 9। तो यहाँ पर योगफल 9 आने की संभावनाएं कुल कितनी है? 1 2 3 4। तो ऊपर लिखेंगे 4। अब इसे हम काट देंगे। 4 1 के 4 और 4 9 36। तो 1/9 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 8 यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद में अधिकतम मूलों की संख्या होती। तो जब हमारे पास द्विघात समीकरण होता है उसे हम हल करते हैं तो x के हमें 2 मान प्राप्त होते हैं। तो x के मानों को ही हम मूल कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद में अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होती है। तो x के 2 मान होते हैं, तो मूल कितने होते हैं? 2। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर यहाँ पर 9 हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी यहाँ पर पूछा जा रहा है और बिंदु दोस्तों हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें बिंदु दिए गए हैं -6, 8। इसकी दूरी हमें मूल बिंदु अर्थात 0, से इसकी दूरी बतानी है। तो यहाँ पर ये x1 हो गया, ये y1 और ये x2 और ये y2।
चलिए दूरी का सूत्र रख देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर x1 का मान कितना है -6, माइनस x2 का मान कितना है 0, प्लस y1 का मान कितना है 8 माइनस y2 का मान 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 और -0, तो -0 यहाँ पर 0 कोई संख्या नहीं, इसे छोड़ देंगे, तो माइनस का 6 ऊपर होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0, तो यहाँ 8 बचेगा ऊपर होल स्क्वायर, रूट लगाएंगे। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा 10। इसका मतलब ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल, यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये होता है दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल, यानी द एरिया ऑफ सर्किल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब वृत्त के चतुर्थांश का चौथा भाग, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसका चौथा भाग, पाई आर स्क्वायर का चौथा भाग यानी से। तो यहाँ पर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से गुणा 1 के साथ, तो यहाँ पर गुणा करेंगे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का गुणा 1 के साथ होगा, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे बटे में 4, तो यहाँ इसे लिख सकते हैं हम 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों एक ही यहाँ पर मान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।